बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने रविवार 8 मार्च को करीब 1 बजे जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने निशांत को सदस्यता दिलाई। इस दौरान निशांत कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित भी किया। कहा, मैं एक सक्रिय सदस्य के तौर पर पार्टी का पूरा ख्याल रखने का प्रयास करूंगा। पिताजी ने राज्यसभा जाने का फैसला किया है और मैं उसका आदर करता हूं। पार्टी और जनता ने मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। निशांत ने कहा, मैं पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश करूंगा और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में काम करूंगा। इसके बाद निशांत पिता नीतीश कुमार के पास पहुंचे और उनका मुंह मीठा कराया। दरअसल बिहार की राजनीति में आज एक नया मोड़ तब आया जब निशांत कुमार ने अपने पिता सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का औपचारिक रूप से दामन थाम लिया। सदस्यता ग्रहण करने के लिए उन्होंने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका चुना। 50 वर्ष के हो चुके निशांत कुमार ने सियासत में पहली बार एंट्री की है। उनकी एंट्री भर से ही सूबे में बदलाव के संकेत मिल गए हैं। नीतीश कुमार का दखल बिहार की राजनीति में कम हो जाएगा और इसके बरक्स बेटे निशांत कुमार का सीधा पार्टी संगठन और सरकार में दखल होगा। बदलाव केवल पार्टी स्तरीय नहीं होगा, बल्कि पूरी पॉलिटिक्स एक नया करवट लेने जा रही है। लगभग 2 दशकों तक जिस हार्डकोर पॉलिटिशियन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बिहार की सियासत मंडराती रही, वही नीतीश कुमार अब बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति करेंगे। जिस जदयू पार्टी को नीतीश कुमार ने दशकों तक सींचा और पार्टी में अपनी खास जगह बनाई, अब वो जगह बेटे निशांत कुमार को मिलने जा रही है। मगर क्या आपको मालूम है, निशांत को सियासी अखाड़े में उतारने की पटकथा 10 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। किसी मंझे हुए रणनीतिकार की तरह नीतीश कुमार ने कैसे दिग्गज नेताओं को साइडलाइन कर अपने बेटे निशांत के लिए पार्टी में एक खास पोजीशन सुरक्षित रखी। राजनीति से दूरी बनाने वाले बेटे निशांत कुमार पिता की विरासत संभालने पर कैसे राजी हुए और निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री से जेडीयू और बिहार की दिशा और दशा में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। क्या पार्टी में जगह बनाने के बाद निशांत का बिहार की जनता और सरकार में भी दखल होगा। सरकार में उन्हें कौन सा पद मिलने जा रहा है। क्या नीतीश कुमार के करीबी, पार्टी संगठन के लोग और अंततः बिहार की जनता उन्हें एक्सेप्ट करेगी जैसे नीतीश कुमार को करती आई थी। इन सब पर आज हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे आज की इस खास और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। दरअसल जेडीयू में यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक रहा है, नीतीश कुमार के बाद कौन। सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही रहा है। मगर अब निशांत कुमार की पार्टी में एंट्री के बाद इस प्रश्न का जाहिराना तौर पर जवाब मिल गया है। होली के दिन गुलाल का रंग चढ़ने के साथ ही बिहार का सियासी पारा तब चढ़ गया जब सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री पर मुहर लगा दी और ऐलान किया कि आने वाले दिनों में वह राज्यसभा चुनाव में नॉमिनेशन दायर करेंगे। आज 8 मार्च को जेडीयू की औपचारिक सदस्यता ग्रहण करने के बाद निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बिहार यात्रा पर निकलेंगे और जनता के मिजाज को समझेंगे। सबसे पहले वह पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनका मिजाज समझेंगे और आगे की रणनीतियों पर काम करेंगे। माना जा रहा है कि निशांत की डिप्टी सीएम के पद से लॉन्चिंग हो सकती है। वे इसी महीने सरकार का भी हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि अभी तक तो ये संभावना है, मगर हरनौत सीट से 10 बार के एमएलए हरिनारायण सिंह ने तो इसे लेकर दावा भी कर दिया है। उनका दावा है कि नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे के बाद निशांत नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बनी है। मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें गृह विभाग का जिम्मा मिल सकता है। आमतौर पर सूबे के मुख्यमंत्री के हाथों में ही गृह कारा विभाग जैसी राज्य की बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, जैसा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। लेकिन 2025 के चुनाव के बाद बिहार में ये परंपरा टूट गई। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन गृह विभाग की कमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के हाथों में चली गई। अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जबकि डिप्टी सीएम पद के साथ साथ गृह विभाग की जिम्मेदारी निशांत कुमार संभालेंगे। देखा जाए तो निशांत कुमार ने एक लंबे वक्त तक राजनीति के दांव पेच से खुद को दूर रखा। उनकी पब्लिक अपीयरेंस भी विरले ही रही। 2025 के होली से पहले उन्होंने राजनीति की जगह अपनी रुचि अध्यात्म में दिखाई। पॉलिटिकल कमेंट के तौर पर बस इतना कहते रहे कि मेरे पिता बिहार के लिए नेक काम कर रहे हैं, उन्हें जरूर जिताइए।
बताया जा रहा है कि 2025 की होली के बाद तस्वीर अचानक बदल गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक निशांत को राजनीति में आने के लिए राजी करने के लिए परिवार वालों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। फैमिली वालों और पिता नीतीश कुमार के करीबी नेताओं ने उन्हें खूब मनाया और पिता की छोड़ी हुई विरासत को संभालने के लिए हामी भरवाई। हालांकि ये सब एकाएक नहीं हुआ। इसकी पूरी पटकथा नीतीश कुमार ने लगभग 1 दशक पहले ही लिख रखी थी। उन्होंने 10 साल पहले से ही बेटे निशांत को सियासत का स्वाद चखाने का मन बना लिया था। दरअसल साल 2003 में जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर जनता दल यूनाइटेड का गठन किया। उस वक्त के सर्वमान्य नेता जॉर्ज फर्नांडिस को 2003 में जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि पार्टी की असल कमान नीतीश कुमार के ही हाथों में रही। फिर 2005 में जैसे ही नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने, उन्होंने 2006 में फर्नांडिस को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया और पार्टी की कमान शरद यादव के हाथों में सौंप दी। लिहाजा जॉर्ज का पार्टी में दखल समाप्त हो गया। शरद यादव के साथ दिक्कत ये थी कि वह पार्टी में अपनी चलाना चाहते थे, जो नीतीश को नागवार गुजरा। इस वजह से शरद और नीतीश के रिश्तों में खटास आ गई। आखिरकार 2016 में नीतीश कुमार ने शरद यादव से पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली। 2018 में शरद यादव ने जेडीयू से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बना ली। इस तरह नीतीश कुमार ने पार्टी से दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर अपनी जगह सुरक्षित की। इसके बाद भी उन्होंने सेकेंड लाइन नेताओं को किनारे करने की रणनीति बनाई। इनमें सबसे बड़ा नाम आरसीपी सिंह का है, जिन्हें नीतीश कुमार का दाहिना हाथ कहा जाता था। आरसीपी सिंह 2020 में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बने, लेकिन महज 2 साल बाद ही उनके और नीतीश कुमार के रिश्तों में दरार पड़ गई। नतीजतन आरसीपी ने जेडीयू छोड़कर बाद में भाजपा और फिर जनसुराज का हाथ थाम लिया। 2015 में नीतीश के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनवाने में महती भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर भी नीतीश के बेहद करीबी रहे। चर्चा ऐसी थी कि नीतीश के बाद पीके ही जदयू का चेहरा होंगे। हालांकि बाद में वह भी अलग हो गए और अपनी पार्टी जनसुराज का गठन कर लिया। करीबियों में उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम लिया जाता था, वह भी साइडलाइन हो गए। पिछले साल मनीष वर्मा का नाम भी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर उभरा, मगर वह भी किनारे कर दिए गए। इन तमाम नेताओं को किनारे करने के साथ ही नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत के लिए जगह तैयार की, जिसकी भनक शायद निशांत को भी नहीं थी। नीतीश कुमार को अब शायद समझ आ चुका था कि यही सही समय है अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने की, बेटे निशांत को विरासत में पार्टी की कमान और सत्ता की कुंजी सौंपने की। 2025 में फिर से सत्ता में आने के बाद से नीतीश कुमार लगातार विवादों से घिरने लगे थे। कभी आईएएस अधिकारी के सिर पर गमला रख देना, कभी राष्ट्रगान के दौरान चुपचाप खड़े रहने की जगह हंस खेल कर बतियाना, तो कभी महिला डॉक्टर को प्रशस्ति पत्र देते वक्त उसका हिजाब खींच देना। ऐसी तमाम घटनाओं ने नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल खड़े करने पर मजबूर कर दिया था। इससे न केवल नीतीश कुमार की छवि धूमिल हो रही थी, बल्कि पार्टी गठबंधन और सरकार की भी इमेज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था। वहीं नीतीश कुमार अब 76वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। जाहिराना तौर पर उन्हें अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करनी ही थी। बताया यह भी जाता है कि नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति से दूर रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे निशांत को पॉलिटिक्स से रूबरू नहीं कराया। लेकिन आज स्थिति यह है कि सुशासन और ब्रांड नीतीश का एकमात्र विकल्प केवल उनके बेटे निशांत ही थे। ऐसे में न चाहते हुए भी उन्हें यह स्टेप लेना पड़ा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक निशांत के राजी होने के साथ ही नेता से लेकर अधिकारी और पॉलिटिकल ब्रांडिंग की पूरी एक टीम उनके लिए तैयार की गई। इसमें ललन सिंह और मनीष वर्मा के साथ उन अधिकारियों का नाम बताया जाता है जो नीतीश कुमार के साए की तरह रहते हैं। निशांत को नीतीश कुमार के भाषण के वीडियो के साथ लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की फिलॉसफी की भी जानकारी दी गई। उन्हें बिहार की राजनीति और सामाजिक शास्त्र की किताबें भी दी गई, ताकि वह यहाँ की सोशियो पॉलिटिक्स को बेहतर समझ पाए और सही डिसीजन ले पाए। जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भले ही दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस बिहार पर ही होगा। यानी भले ही एक्टिव तौर पर वह सरकार से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बैकडोर से वह अपने बेटे के सपोर्ट सिस्टम बने रहेंगे, जैसा कि साल 2014 में जीतन राम मांझी को अपने गद्दी सौंपने के बाद नीतीश ने किया था। मगर इन सब के इतर अब सवाल यह है कि क्या निशांत के आगमन से नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता उन्हें अपने से ऊपर कद में बिठाकर एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या विजय चौधरी, संजय झा, ललन सिंह जैसे दिग्गज नेता खुद को पार्टी में नंबर 2 की हैसियत पर देखना पसंद करेंगे? तो बताया जा रहा है कि बेटे निशांत को विरासत सौंपने के लिए नीतीश कुमार को इन्हीं 3 दिग्गज नेताओं ने मनाया और इन्हीं की भूमिका सबसे अहम रही।
खैर, अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार राजनीति में एंट्री के साथ ही इतनी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करते हैं। पार्टी की स्टीयरिंग व्हील हाथ में आते ही उसे किस दिशा में लेकर जाते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि पिता के मार्गदर्शन में निशांत बिहार की राजनीति के चाणक्य बन पाते हैं या नहीं। वैसे अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर, कैमरे के पीछे है मनीष। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।